हेलो स्टूडेंट, मैं सुनील मंत्री। अपन ने जो लास्ट टॉपिक कंप्लीट किया था तो वो था एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, और आज जो अपन टॉपिक करेंगे वो है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ये भी एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का एक पार्ट है, और इसमें अपन डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन कैसे होता है इसको अपन समझाएंगे। पहले तो यहाँ एक वर्ड आया फ्रीजिंग पॉइंट। ये फ्रीजिंग पॉइंट होता क्या है इसके बाद में अपन पढ़ाते हैं। तो इसमें अपन यही कह सकते हैं कि जहां पर जिस टेम्परेचर पे लिक्विड का वेपर प्रेशर सॉलिड के वेपर प्रेशर के बराबर हो जाता है, उस टेम्परेचर को उस लिक्विड का अपन कौन सा पॉइंट बोल सकते हैं? फ्रीजिंग पॉइंट। द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड, दैट टेम्परेचर इज नॉन एज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन और लिक्विड। अब ये फ्रीजिंग पॉइंट वाटर के लिए अपन को मालूम है। वाटर के लिए फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब पानी आपके 0 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज हो जाएगा। अब ये फ्रीजिंग पॉइंट में क्या इम्पैक्ट आएगा जब आप इसके अंदर सॉल्यूट डालेंगे? तो एक एग्जांपल देके बताते हैं अपन कि यहाँ मैंने एक वाटर का कंटेनर ले लिया, और इस कंटेनर के अंदर क्या भरा हुआ है? वाटर है, और इस वाटर को अंदर मैंने 2 चम्मच शुगर डाल दिया। तो जब मैं शुगर का मतलब सॉल्यूट अगर डालता हूँ तो इसका जो वेपर प्रेशर है वो ऑलरेडी कम हो जाएगा, और वेपर प्रेशर अगर कम होता है तो इसका फ्रीजिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। इसका मतलब अब ये जो सॉल्यूशन है 0 डिग्री पे फ्रीज नहीं होके -1 डिग्री पे या -2 डिग्री पे जाके फ्रीज होगा। इसका मतलब फ्रीजिंग पॉइंट में जो डिप्रेस हो रहा है, कम हो रहा है, उसी को अपन क्या नाम से बोलेंगे? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अब इसके आगे अपन बताते हैं कि फ्रीजिंग पॉइंट में एक ग्राफ के थ्रू समझाएंगे कि फ्रीजिंग पॉइंट में कितना डिप्रेशन आएगा, कैसे आता है और ये क्यों हो रहा है। तो ये अपन ने एक ग्राफ बना दिया यहाँ पर। इधर तो आ जाएगा वेपर प्रेशर, ये वेपर प्रेशर है, और इधर क्या लिखेंगे अपन? टेम्परेचर। तो टेम्परेचर और वेपर प्रेशर के बीच में कर्व बनाना है, और ये कर्व लगभग ऐसे आता है। ये सॉल्वेंट का मान लिया, और ये सॉल्यूट का। ये जो ऊपर वाली लाइन अपन क्या बताएंगे? सॉल्वेंट, और ये नीचे वाली लाइन किसकी है? सॉल्यूशन की। अब यहाँ पर अपन देखते हैं ये जो फ्रीजिंग पॉइंट आ गया, ये पॉइंट आया है जो नीचे भी टच कर रहा है। ये सॉल्वेंट का मान लो 0 डिग्री सेल्सियस। अब जबकि यहाँ जो है ये टेम्परेचर अगर देखते हैं अपन, यहाँ पर एक पॉइंट आया है वो सॉल्यूशन का आया। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो रहा है? कम हो रहा है। इधर टेम्परेचर कम हो रहा है तो इधर वेपर प्रेशर भी कम हो रहा है। तो ये जो फ्रीजिंग पॉइंट आया है ये किसका आया है? सॉल्यूशन का। इसको भी अपन नीचे इस ग्राफ पे टच करते हैं तो दोनों के बीच में आपको कुछ डिफरेंस दिख रहा है। ये जो डिफरेंस है उसी को अपन क्या बोलेंगे? डेल्टा TF। F का मतलब फ्रीजिंग। अब ये जो लाइन आई है ये सॉल्वेंट की है। सॉल्वेंट के लिए अपन क्या लिख सकते हैं? TF नॉट। और यही जब सॉल्यूशन के लिए लेंगे तो इसके लिए अपन क्या लिख सकते हैं? TF। तो अपन को ये देखना है TF नॉट ज्यादा है या TF ज्यादा है। तो यहाँ अपन देखेंगे कि TF नॉट ज्यादा है, सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा होता है और सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो गया? कम हो गया। तो ये ग्राफ से अपन को दिख रहा है यहाँ वेपर प्रेशर भी कम हुआ और फ्रीजिंग पॉइंट भी इसका क्या हुआ? कम हो गया। अब ये जो लाइन अपन कहेंगे ये लाइन आएगी, ये लाइन जो बता रही है ये फ्रोजन सॉल्वेंट की है। फ्रोजन सॉल्वेंट का मतलब है जो जमा हुआ पानी। ये लाइन फ्रोजन सॉल्वेंट की है। तो ये दोनों में अपन ने डिफरेंस बता दिया। अब अपन को मालूम रखना है TF नॉट जो है वो किसका फ्रीजिंग पॉइंट है? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। और TF जो फ्रीजिंग पॉइंट आएगा ये किसका है? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। और डेल्टा TF को जो अपन लिखेंगे डेल्टा TF इज इक्वल टू डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो ये अपन ने कर्व से निकाला है, और कर्व से ही अपन ने निकाला वेपर प्रेशर कम हुआ, फ्रीजिंग पॉइंट भी कम हुआ। दोनों में जो डिफरेंस आया डेल्टा TF है, और इस कर्व से ही अपन देख सकते हैं डेल्टा TF जो है वो किस पे डिपेंड करता है? डेल्टा P पे। मतलब वेपर प्रेशर जो इतना कम हो रहा है उतना फ्रीजिंग पॉइंट भी कम हो रहा है। और डेल्टा P अपन ने पढ़ रखा है डेल्टा P प्रोपोर्शनल टू XA, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। जितना सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन ज्यादा होगा
वेपर प्रेशर में लोअरिंग उतनी क्या होगी, ज्यादा होगी। अब अपन आगे देखते हैं, डेल्टा TF इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, इन दोनों को साथ में मिलाएंगे, प्रोपोर्शनल टू क्या लिख सकते हैं, XA, क्योंकि ये अगर इसके प्रोपोर्शनल है तो इसके प्रोपोर्शनल ये भी होगा, और जब ये प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लगा देते हैं K इंटू XA। अब वही जो है बॉइलिंग पॉइंट डिप्रेशन में अपन ने जो बताया था उसी को अपन आगे कवर करते हैं। बॉइलिंग देखो यहाँ पर जो आ रहा है ये XA है, और XA की वैल्यू क्या होती है, यहाँ लिख देते हैं XA इक्वल टू Na अपॉन Na प्लस NB, और डेल्टा TF जो है अब किसके बराबर हो जाएगा, इज इक्वल टू K इंटू Na अपॉन Na प्लस NB, और अपन को इसमें मालूम है Na इज लेस देन NB, तो अपन क्या लिख सकते हैं, Na प्लस NB इक्वलेंट टू NB, क्योंकि डाइल्यूट सॉल्यूशन है तो Na की वैल्यू कम आएगी, और Na की वैल्यू मान लो ये 100 मोल्स है NB के, और इसमें 0.1 मोल्स है Na के। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो लगभग आंसर 100.1 आएगा। ये अपन इसको नेग्लिजिबल मान लेते हैं, और मानने के बाद में अपना जो आंसर आएगा Na प्लस NB इज इक्वल टू क्या आ गया यहाँ पर NB, और इसको फिर आगे करते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा अपने पास फॉर्मूला डेल्टा TF इक्वल टू K इंटू Na अपॉन NB, और डेल्टा TF इक्वल टू लिख सकते हैं Na की जगह क्या लिखेंगे, K इंटू WA अपॉन MA, WB इंटू MB। यहाँ वापस अपन बता रहे हैं MB जो है ये मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, और K क्या है, कांस्टेंट है। इन दोनों को एक नया कांस्टेंट दे देते हैं K इंटू MB इक्वल टू KF, K इंटू MB इक्वल टू KF। तो ये जो KF है इसी को अपन क्या बोलते हैं, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट या फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ KF इक्वल टू क्या होता है, KF इक्वल टू फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट, ये KF का वैल्यू। अब अपन ने इन दोनों को तो हटा देना है, KF लिखना है और बाकी की वैल्यू रख देते हैं, डेल्टा TF इक्वल टू KF इंटू WA अपॉन MA इंटू WB। KF कांस्टेंट हो गया, WA मास ऑफ सॉल्यूट, और ये मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, और WB क्या हो गया यहाँ पर, मास ऑफ सॉल्वेंट। जब ये हटा देते हैं तो अपने पास एक फॉर्मूला आ जाएगा, डेल्टा TF इक्वल टू लिख सकते हैं KF इंटू स्मॉल m, और स्मॉल m किसका सिंबल है, मोलैलिटी का, और यूनिट क्या होती है, मोल पर केजी। तो KF की जो यूनिट आएगी वो आएगी डेल्टा TF अपॉन m, तो केल्विन अपॉन किलोग्राम, केल्विन अपॉन मोल पर किलोग्राम, मोल पर केजी। ये जो यूनिट बनेगी ये किसकी बनेगी, यहाँ पर KF की। और अपन इसको आगे लिखेंगे तो अगर आपको यहाँ मोलर मास ऑफ सॉल्यूट निकालना है, Ma निकालना है, तो Ma के लिए अपन Ma को बाहर ले लेते हैं। Ma इज इक्वल टू अपन लिख सकते हैं KF इंटू WA मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन डेल्टा TF इंटू आ जाएगा WB। ये जो फॉर्मूला है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट निकालने के लिए। अब ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्यों है, तो यहाँ अपन डेल्टा TF जो है किस पे डिपेंड करता है, मोलैलिटी पे, और मोलैलिटी का मतलब क्या हो गया, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और जो चीज मोल्स ऑफ सॉल्यूट या नंबर ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करती है इसलिए उसी को अपन ने क्या नाम दे दिया, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। और इसके बाद में जो अपना लास्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज बचा है वो है ऑस्मोटिक प्रेशर। उससे पहले अपन एक डिफ्यूजन की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। डिफ्यूजन होता है क्या है,
तो देखो डिफ्यूजन वर्ड जो है होता क्या है उसके बारे में अपन देखते हैं। मान लो डिफ्यूजन, ये कभी कभी पूछ भी सकते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। तो अपन इसको एक एग्जांपल से ही समझाएंगे। मान लो आपने एक कंटेनर के अंदर वाटर ले लिया और इसी के अंदर आपने एक कलर की ड्रॉप डाल दी, तो जो कलर की ड्रॉप आप डालोगे वो सारी जगह क्या हो जाएगा, फैल जाएगा। इसका मतलब सब जगह फैल जाएगा। तो इसकी कंसंट्रेशन यहाँ पर अभी ज्यादा है, कलर के ड्रॉप की कंसंट्रेशन अभी ज्यादा है, लेकिन पानी में डालते ही वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, इसकी कंसंट्रेशन कम कर देगा। इसका मतलब हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं। उसी प्रोसेस को अपन क्या बोलेंगे, डिफ्यूजन। ये जनरली अपन होली के कलर्स वगैरह अगर अपन पानी में डालते हैं तो पानी पूरा क्या हो जाता है, कलरफुल हो जाता है। या घर पे अपन जब उजाला नील लाते हैं और नील को एक ड्रॉप को भी अगर पानी में डालते हैं तो पानी नीला कलर का हो जाता है। इसका मतलब हाई कंसंट्रेशन से मॉलिक्यूल्स कहाँ मूव कर रहे हैं, लो कंसंट्रेशन की ओर मूव कर रहे हैं। उसी प्रोसेस को अपन क्या बोलेंगे, डिफ्यूजन। तो ये कल अपन नया स्टार्ट करेंगे जिसमें ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोसिस होता क्या है और उससे रिलेटेड कुछ डेफिनेशंस वगैरह बताएंगे। तो ये टॉपिक यहाँ कंप्लीट करते हैं। इसमें अगर आपके डाउट्स रह जाता है आप मुझे कॉल कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।